दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी कौन सी? 7th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर कौन सा? सेकेंड चैप्टर है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का देख लिया गया था। इसका जो पिछला पार्ट था, लास्ट जो पार्ट था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इसमें हम क्रोनोलॉजी के बारे में बात की थी। हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी को हमने समझ लिया था। ऑलरेडी हम पहले भी समझ चुके थे, लेकिन जो मिडाइवल हिस्ट्री थी, मतलब अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री थी, उसकी क्रोनोलॉजी को हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। अब क्या करेंगे? तब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जब हम क्रोनोलॉजी को देख रहे थे, तब हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि हमें 3 पार्टियों का संघर्ष देखने को मिलता है। जब हमने लास्ट चैप्टर एंड किया था, तब हमने देखा था कि कन्नौज का वर्चस्व है वो बढ़ गया है। जब कन्नौज का वर्चस्व बढ़ा है, तो सारे राजा है वो कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो सेंटर में आ जाता है कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए सारे राजा है वो आपस में जंग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान 3 राजा है वो प्रमुख रूप से आते हैं। 3 राजवंश है वो प्रमुख रूप से 3 राजवंश प्रमुख रूप से युद्ध लड़ते हैं। 3 कौन कौन से थे? एक यहाँ पे देखो, राष्ट्रकूट। दूसरा कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार। और तीसरा कौन सा था? तीसरा यहाँ पे आप लिख सकते हो, पाल वंश। इन तीनों के मध्य वॉर है वो स्टार्ट होती है। इसे कहा जाता है ट्राई पार्टी संघर्ष। इसे ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टी थी, इसलिए इसे 3 पार्टी संघर्ष भी कहा जाता है। फिर से बता देता हूँ, कन्नौज का जो वर्चस्व है वो बढ़ चुका था। कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 3 राजवंशों के मध्य वॉर चल रहा था। जय माता दी ऋचा जी। 3 राजवंशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कौन कौन से थे? एक था राष्ट्रकूट, ठीक है, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार और तीसरा था पाल। इन तीनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। ये इस पे अटैक कर रहा था, ये इस पे अटैक कर रहा था, ये इस पे कर रहा था, ये इस पे कर रहा था। ऐसे तीनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। किसको लेके? कन्नौज को लेके। इसे कहा जाता है ट्राई पार्टी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। 3 पार्टियों का संघर्ष कहा जाता है। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए गुर्जर के बारे में पढ़ा, फिर राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाल के बारे में। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग किससे करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं राष्ट्रकूट से। क्यों? राष्ट्रकूट महत्वपूर्ण भी था और लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था। तो स्टार्टिंग करते हैं राष्ट्रकूट से। सबसे पहले हेडिंग देगी राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये हमारी हेडिंग होगी पहली। बात करें राष्ट्रकूट की, तो ये मुख्यतः दक्षिण भूभाग पर था। दक्षिण भारत में इनका रूल था। दक्षिण भारत में आप कहो तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ भूभाग है वहाँ पर, गुजरात, यहाँ पर इनका रूल था। गुजरात का कुछ हिस्सा गुजरात का, यहाँ पर किसका रूल था? यहाँ पर राष्ट्रकूट का रूल था। कब की बात कर रहे हैं? टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन है 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य है वो राष्ट्रकूट है वो रूल करते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में बात कर रहे हैं। रूल कहाँ पर था? दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास में ये रूल कर रहे थे। कुछ तेलंगाना का हिस्सा ले लो, कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा ले लो, यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। कब तक? एरा कौन सा है? टाइम कौन सा है? 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य ये रूल कर रहे थे। अब राष्ट्रकूट की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट की उत्पत्ति, एक मिनट, ये गलत हो गया। उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के बारे में बात करें। राष्ट्रकूट के ओरिजिन के बारे में बात करें कि राष्ट्रकूट का उदय कैसे हुआ, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करें अगर राष्ट्रकूट की ओरिजिन की, तो इसके शब्द का मतलब क्या होता है? राष्ट्रकूट, ये जो वर्ड होता है राष्ट्रकूट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देश का मुखिया। अब देखो, ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है। कुछ चीज़ें मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड, एनसीईआरटी के बाहर जाके बता रहा हूँ।
तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान से सुनना और याद करने की कोशिश करना, कहीं लिखने की कोशिश करना, बिकॉज ये सारी बातें एनसीईआरटी में है नहीं, और ये सारे टॉपिक है वो एनसीईआरटी बाहर भी काम के हैं, एनसीईआरटी के बाहर भी काम के हैं, तो इन्हें याद करने की कोशिश करना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट जो ओरिजिन की बात करें, राष्ट्रकूट शब्द का मतलब होता है देश का मुखिया, ये इसका शब्द का मतलब होता है। मूल रूप से यह ना महाराष्ट्र शब्द से संबंधित है, मूल रूप से ये महाराष्ट्र शब्द से संबंधित है। इनकी विशेषता की बात करें तो इन्होंने है ना उत्तर भारत के जो कल्चर था, उत्तर भारत का जो कल्चर था, संस्कृति कहो, इसको दक्षिण भारत में फैलाया था, इसको दक्षिण भारत में फैलाया था, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर इनका वर्चस्व उत्तर भारत में था। धीरे धीरे इन्होंने अपना जो वर्चस्व था, अपनी जो पावर थी, वो दक्षिण भारत में भी स्थापित की। तो दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में उत्तर भारत का जो कल्चर था उसे स्थापित किया, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का जो काम किया गया था वो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट के द्वारा दक्षिण भारत में उत्तर भारत की सांस्कृतिक प्रभाव डाला गया, वहाँ की जो संस्कृति थी उसको मिलान किया गया। उत्तर भारत का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत पे राष्ट्रकूट के कारण से पड़ने लग गया था। ये इनकी सबसे अच्छी विशेषता थी। अब सबसे इनके आरंभिक टाइम के बारे में बात करते हैं। आरंभ में ये कहाँ रूल कर रहे थे? आरंभ की बात करें तो आरंभ में आप मान लो महाराष्ट्र के आसपास में इनका राज था। महाराष्ट्र के कुछ जगह मान लो आप एलोरा, जो कि कर्नाटक महाराष्ट्र पे पड़ती है, वहाँ पर ये रूल कर रहे थे। महाराष्ट्र के आसपास में इनका वर्चस्व था। धीरे धीरे ये अपने पैर जमाते जाते हैं और आगे की ओर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेते हैं इनके कुछ राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में उनकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहले सिंपल इनके राजाओं के बारे में बात करते हैं कि इनके राजा कौन कौन थे, महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से, फिर उनकी विशेषताओं, उन्होंने क्या काम किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट के महत्वपूर्ण शासक, राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण शासक या रूलर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं है, ये जो किंग्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं इनके बारे में एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं है। तो बात करें राष्ट्रकूट डायनेस्टी के महत्वपूर्ण शासकों की, सबसे पहला क्या नाम आता है? सबसे पहला नाम आता है दंती दुर्ग। आप लिखो, ये सारी बात लिख लेना प्लीज़, अभी टाइम मिले तो अभी लिख लेना, नहीं तो ये रिकॉर्डेड सेक्शन जब अवेलेबल हो, रिकॉर्डेड सेशन, तब इसको लिख लेना। एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूट के बारे में बात करें, राष्ट्रकूट का पहला महत्वपूर्ण शासक था दंती दुर्ग। अगर हम दंती दुर्ग की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। याद रहेगा, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। स्थापना कब की गई थी? 735 ईस्वी में, 735 ईस्वी में स्थापना की जाती है। राष्ट्रकूट राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो 735 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग का अगर टाइमलाइन की बात करें तो इनका टाइमलाइन था 735 से लेके 756, 735 टू 756 तक ये रूल करते हैं। 735 टू 756 लिखा हुआ, 735 से 756 के बीच में ये रूल करते हैं। दंती दुर्ग का काल कब तक रहता है? 735 में किंग बनते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करते हैं, 735 से लेके 756 तक ये रूल करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना है वो इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है सारे पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं इनके कुछ कार्य के बारे में, इनके कुछ कारनामों के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए थे। ठीक है, कुछ तो इन्होंने किया होगा तभी इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराया। सबसे पहले ये जो रीजन था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारा दक्षिण भारत है, ये ऊपर वाला मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, और बाकी नीचे आप केरल मान लो, ये तमिलनाडु मान लो यहाँ पे है। तो यहाँ पे किसका रूल था? इनसे पहले यहाँ पे चालुक्यों का रूल था, यहाँ पे चालुक्य राजवंश का रूल था। अब ऊपर से राष्ट्रकूट सीमित जगह पर थे, राष्ट्रकूट सीमित जगह पर थे। राष्ट्रकूट का एक शासक आता जिसका नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। अब ये दंती दुर्ग है वो चालुक्यों पर अटैक कर देता है। दंती दुर्ग यहाँ पे था, ये मान लो राष्ट्रकूट है महाराष्ट्र में, और ये किस पे अटैक कर देता है? चालुक्यों पर अटैक कर देता है। और चालुक्यों का वर्चस्व मान सकते हो,
यहाँ पर चालुक्यों का वर्चस्व था। दंती दुर्ग है वो चालुक्यों पे अटैक कर देता है, और ये जो भूभाग है ना जिस पे चालुक्यों का कब्जा था, ये भी किसके अंडर में आ जाता है? राष्ट्रकूट के अंडर में आ जाता है, राष्ट्रकूट के अंदर में आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप दंती दुर्ग के बारे में याद क्या रखोगे? दंती दुर्ग के द्वारा चालुक्यों को हराया गया था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे आपको कि चालुक्यों को किसने हराया था, तो वो हरा, ऐसे तो अलग अलग वॉर होते रहते हैं, पर राष्ट्रकूट के किस शासक ने चालुक्यों को हरा के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट के शासक थे दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्यों को हराया और राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करी। सिंपल भाषा समझ में आई? फिर से बताऊं क्या? यहाँ लिखते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? दंती दुर्ग। दांत जैसे दुर्ग थे, मतलब कठोर थे, बहुत दुर्ग जैसे थे। दुर्ग मतलब होता पहाड़, पहाड़ जैसे कठोर हुआ करते थे। और ये किस पे अटैक करते हैं? ये अटैक करते हैं चालुक्यों पर। किस पे अटैक करते हैं? चालुक्यों पे अटैक करते हैं। चालुक्यों को हरा देते हैं और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर देते हैं। तो राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। टाइम आपको याद होगा, 735 में की गई थी। क्या ये टाइम आपको याद रखना है? एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आइडिया तो आपको होना चाहिए कि राष्ट्रकूट राजवंश है वो कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी अगर पूछी जाए तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए राष्ट्रकूट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दंती दुर्ग बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दंती दुर्ग के टाइम में इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ फैलाया था। तो दंती दुर्ग के टाइम में आप देख सकते हो मालवा, कांची, कांची कहाँ है? दक्षिण भारत में है, और कावेरी तक इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो फैलाया था। तो एरिया इनके अंडर में कितना था? ये जो एरिया वो इनके अंडर में था, ये देख लो, ये वाला जो एरिया है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है, कुछ आंध्र प्रदेश है, ये हिस्सा इनके अंडर में था। किसके अंडर में? दंती दुर्ग के टाइम में राष्ट्रकूट के अंडर में था। इनके बाद में सेकंड राजा कौन सा आता है? दंती दुर्ग के बाद में देखो ये वर्ड क्या लिखा है? दंती मतलब दांत है ना, दंती से जो याद करो ऐसे ट्रिक है, जैसे कि ये लिखा है वर्ड है दंती दुर्ग। दंती से आप क्या लोगे? दांत ले लोगे, दांत ले लोगे। दांत से कान करके कृष्ण कर सकते हो, कैसे भी करके आपको याद रखना है, कैसे भी आपको ट्रिक लगा के याद करना है। तो दंती दुर्ग के पुत्र का नाम क्या था? कृष्ण फर्स्ट। दंती दुर्ग के पुत्र का नाम क्या था? कृष्ण फर्स्ट। तो पहले रूलर कौन बने थे? पहले रूलर बने दंती दुर्ग। पहले रूलर कौन बने? दंती दुर्ग। उनके बाद में कौन बनते हैं? कृष्ण फर्स्ट। उनके बाद में रूलर कौन बनते हैं? कृष्ण फर्स्ट बनते हैं। तो कैसी भी ट्रिक लगा के आपको ये याद करना है, दंती दुर्ग के पुत्र का नाम क्या था? कृष्ण था। दंती दुर्ग के बेटे का नाम क्या था? कृष्ण था। कृष्ण फर्स्ट। ये कब रूलर बनते हैं? ये 1756 में, एक बार 756 में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट लिख लेते हैं, या कृष्ण प्रथम लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कब राजा बनते हैं? किंग कब बनते हैं? राजा कब बनते हैं? 756 में ये राजा बनते हैं। 756 में ये रूल करते हैं। 756 यानी 756 में ये राजा बनते हैं। कब तक ये रहते हैं? 756 से लेके 774 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। अब ये एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इतना याद रखना, दंती दुर्ग के बाद में राष्ट्रकूट के सेकंड राजा कौन थे? दंती दुर्ग के बाद में राष्ट्रकूट के सेकंड राजा कौन थे? कृष्ण प्रथम। पहला कौन था? दंती दुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की? अभी लिखो, राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की? वहां पर लिखो, जहां पर भी बैठे वहां पर लिखने की कोशिश करो। क्या लिखना है? वहां पे लिखो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 735 ईस्वी में। किसको हराया था इन्होंने? चालुक्यों को हराया था। राज कहां पर था? महाराष्ट्र कर्नाटक में। इनके बेटे का नाम क्या होता है? इनके बेटे का नाम होता है कृष्ण प्रथम। बेटे का नाम लिखो कृष्ण प्रथम, 2-3 बार लिखो कृष्ण प्रथम। बेटे का नाम लिखो कृष्ण प्रथम। लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? कृष्ण प्रथम लिखा? एक्सेप्ट, मैं मानता हूं आपने लिख लिया होगा। कृष्ण प्रथम लिखा? कृष्ण प्रथम। पिता का नाम क्या था? दंती दुर्ग था। पिता का नाम क्या था? दंती दुर्ग था। ये भी याद है, पिता का नाम थोड़ी भूले हो। तो दंती दुर्ग का बेटा था, दंती दुर्ग का बेटा था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। अब ये कृष्ण प्रथम क्या करता है? कृष्ण प्रथम है वो, आपने एलोरा नाम सुना? एलोरा, एलोरा सुना है ना? एलोरा नाम कहाँ पर है? एलोरा की गुफा है, आपने सुना होगा एलोरा की गुफा है।
महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये जो एलोरा की गुफा में कैलाशनाथ मंदिर है ना, कैलाशनाथ मंदिर, उसका निर्माण है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके बारे में बात करें हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। कृष्ण प्रथम कौन है? ये राष्ट्रकूट का दूसरा राजा है, राष्ट्रकूट राजवंश का दूसरा राजा है, दंती दुर्ग का बेटा है, दंती दुर्ग का बेटा है। क्या काम कराया इन्होंने? एलोरा में भगवान शिव का कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना की है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन यूपीएससी वो प्रीलिम में पूछ सकती है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? कैलाशनाथ टेम्पल है वो एलोरा में स्थित है। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थापित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा। 4 बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ भूलना मत, याद रखने की कोशिश करो। कैलाशनाथ टेम्पल है। अब वो विशेष क्यों, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसकी आप डिज़ाइन देखोगे ना, ये ऐसी पहाड़ है, पहाड़ को खोदा गया है, पहाड़ को काटा गया है और काट के इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहाड़ को काट के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ऐसे अलग से ईंटें बना के इसका निर्माण नहीं करवाया है। एक पहाड़ था पूरा पूरा, उसको काटा गया है और काट करके इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो पहाड़ को काट कर किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो वो कैलाशनाथ मंदिर का। कहाँ पर? एलोरा में। एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम कौन था? कृष्ण प्रथम है वो राष्ट्रकूट का शासक था। पिताजी का नाम क्या था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का संस्थापक था। कब स्थापना की थी? 735 में की थी। भूलोगे तो नहीं? डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, भूल तो नहीं रहे हो ना? नहीं भूल रहे हो ना? अब ये जो कृष्ण प्रथम है, ये क्या करता है? चालुक्य राजवंश को पूरी तरह से खत्म कर देता है। चालुक्य को हराया किसने था? दंती दुर्ग ने करा था। लेकिन थोड़े बहुत चालुक्य फिर भी बच गए थे। तो पूरी तरह से खत्म कौन कर देता है? तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम है वो चालुक्य राजवंश को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो 2 नाम आपको याद हो गए होंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट में आपको 2 नाम याद हो गए होंगे। एक दंती दुर्ग के बारे में याद हो गया, एक कृष्ण प्रथम के बारे में याद हो गया। 2 नाम याद हुआ है, तो याद हुआ है तो लिखो यस। अगर याद हो गया है तो लिखो यस। याद है दोनों के बारे में तो लिखो यस। राष्ट्रकूट के 2 शासक, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम को कैलाश मंदिर से याद रखना, कैलाश मंदिर को मत भूलना, और इसको राष्ट्रकूट के संस्थापक के रूप में मत भूलना। राष्ट्रकूट के संस्थापक के रूप में मत भूलना। 2 चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। 2 चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं भूलोगे ये? ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किंग कौन सा था? नेक्स्ट किंग था ध्रुव। ये महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट किंग का नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ये इसका नाम था ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या करता है? जिसे धार वर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? धार वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। दंती दुर्ग के बाद में बनते हैं कृष्ण शासक बनते हैं। कृष्ण के बाद में एक शासक बनते हैं किसके? राजवंश कौन था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के पहले संस्थापक कौन बने थे? संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग के पुत्र कौन थे? दंती दुर्ग के जो बेटे थे उनका नाम था कृष्ण। कृष्ण है वो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। कैलाश के बाद में ये जो दंती दुर्ग थे जिनके बेटे का नाम था कृष्ण जिन्होंने कैलाश मंदिर बनाया था। कहाँ पर? एलोरा में इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था। इनके बाद में इनका बेटा होता है जिसका नाम था ध्रुव, जिसे हम धार वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ध्रुव को किस नाम से जानते हैं? हम धार वर्ष के नाम से भी जानते हैं। और ध्रुव के बारे में अगर बात करें तो क्या विशेषता इनकी? ध्रुव के बारे में सबसे पहली विशेषता थी, इन्होंने रूल किया था 780 से लेके 793 तक। ये याद नहीं रहोगे तो भी चलेगा, बट आप एक है ना अनुमान रखना कि ध्रुव है वो कब रूल कर रहा है। ध्रुव रूल कर रहा है 750 के बाद में रूल कर रहा है। अगर आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाए 3-4 राजाओं की, एक राष्ट्रकूट का कोई किंग ले ले, एक आप मान लो कि गुर्जर प्रतिहार का कोई किंग ले ले, एक चालुक्य का किंग ले ले, ऐसे करके आपको क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछ ले इनमें से पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था। ऐसी यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए इसके बारे में, तब आपको पता होना चाहिए। ध्रुव है वो 750 के बाद में आसपास में हुआ था, 750 और 800 के बीच में हुआ था। तो इतना अगर एक रफ आइडिया भी है ना तो भी आप उत्तर के आसपास पहुंच सकते हो। अगर एग्जैक्ट रह जाए तो बेटर है, एग्जैक्ट अगर नहीं भी रहता है, रफ आइडिया भी रहता है उसके बारे में, तो भी हम एलिमिनेशन करके उस उत्तर के आसपास पहुंच सकते हैं। तो आपको रफ आइडिया भी होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ध्रुव रूल करता है 780 से 793 के बीच में रूल करता है।
उत्तर भारत के कई राजा थे उनको ध्रुव है वो हरा देता है। ध्रुव के बारे में विशेषता क्या थी? ध्रुव, ठीक है, ध्रुव के बारे में अगर विशेषताओं की बात करें तो 780 से 793 के बीच में रहता है, ठीक है, किंग रहता है। उत्तर भारत के कई राजाओं को हराता है। उत्तर भारत के कई जो राजा थे उनको यह ध्रुव वो हरा देता है, डिफीट कर देता है, यानी कि हरा देता है। किनको? उत्तर भारत के कई राजाओं को। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये प्रतिहारों को हराता है, एग्जाम्पल के लिए ये प्रतिहार को हरा देता है, ये पल्लव को भी हरा देता है। प्रतिहार को हराता है, गुर्जर प्रतिहार थे उनको हराता है, साथ ही साथ में पल्लव को भी हरा देता है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक थे उनको है वो ध्रुव हरा देता है। तो ध्रुव है ना, ध्रुव के टाइम में ये जो राष्ट्रकूट थे ये यहाँ तक फैले हुए थे ना, तो ध्रुव के टाइम में ये कन्नौज तक पहुँच जाते हैं। एक मैप बना के बता देता हूँ। ये मैप देखो भारत का। मैप को नज़र प्लीज़ मत लगाना है ना, बहुत मुश्किल से सीखा हूँ, प्लीज़ आप नज़र मत लगाना मैप बनाने को। ये ठीक है, भारत का मैप है। अब राष्ट्रकूट कहाँ पर बैठे हैं? राष्ट्रकूट यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे। ऊपर कौन बैठा है? गुर्जर प्रतिहार बैठे हैं ऊपर। यहाँ पे कौन बैठे? यहाँ पे ये पाल बैठे हैं। अलग पेन लेके इनको लिख देता हूँ। ये पाल बैठे, यहाँ पे पाल है, पाल है, पाल बैठे हैं। ऊपर ये कौन बैठा है? ये गुर्जर प्रतिहार बैठे हैं, गुर्जर बैठे हैं। नीचे कौन बैठे हैं? नीचे बैठे हैं राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट तो बैठे, ठीक है, राष्ट्रकूट बैठे हैं। अब ये क्या होगा? ये टाइम टाइम पर चेंज होते रहेंगे। कभी क्या हुआ? कभी ये राष्ट्रकूट है ये ऊपर चले जाएंगे, कभी राष्ट्रकूट है वो यहाँ तक आ जाएंगे, कभी राष्ट्रकूट यहाँ तक आ जाएंगे, कभी गुर्जर प्रतिहार है वो नीचे तक आ जाएंगे, कभी पाल आगे आएंगे, कभी पाल पीछे जाएंगे। मतलब इन तीनों के बीच में राजपाट है वो बढ़ता रहेगा। इन तीनों के बीच में राजपाट है वो बढ़ता रहेगा। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम सर, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम। देखिए ज्वाइन करिए। हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, जी जी मैं खुद एग्री करता हूँ। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे राष्ट्रकूट है, ऊपर गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे पाल है। जैसे जैसे कभी क्या होगा, जैसे राष्ट्रकूट के टाइम में एक राजा बना था जिसका नाम था ध्रुव, जिसका नाम क्या था? ध्रुव था। अब ध्रुव के टाइम में राष्ट्रकूट है ऊपर चले जाते हैं, राष्ट्रकूट ज़्यादा भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होगा? फिर वापस गुर्जर प्रतिहार आ जाएंगे। यानी कि इनका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कभी ये उसको हराएंगे, कभी वो इसको हराएंगे, एक दूसरे की ज़मीन छीनते रहेंगे। ये जितने 200-300 सालों तक रहते हैं ऐसे ही लड़ते मिलते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मरते हैं, एक दूसरे की ज़मीन लेते हैं, तो ऐसे ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। हम किसके बारे में देख रहे थे? हम ध्रुव के बारे में देख रहे थे। हाँ सर, रोज़ क्लास लाइव आएगी, रोज़ रोज़ आती है। सुबह 8 बजे आती है, दोपहर को 1 बजे आती है, शाम को आती है ज्योग्राफी क्लास आती है 9 बजे रात को, ठीक है। यहाँ तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ध्रुव तक समझ में आ गया है। पहले किंग कौन सा बना था? पहला किंग बना राष्ट्रकूट का, पहला किंग बना था दंती दुर्ग। हमने दंती दुर्ग के बारे में देखा था। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट का संस्थापक था, ठीक है। चालुक्यों को इन्होंने हराया, चालुक्यों को हराने के बाद में इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब दंती दुर्ग के बाद में कौन आता है? दंती दुर्ग के बाद में कृष्ण फर्स्ट आते हैं। दंती दुर्ग के बाद में कौन आते हैं? कृष्ण प्रथम आते हैं। कृष्ण प्रथम क्या करते हैं? फिर कृष्ण प्रथम है वो, एक चीज़ याद रखना, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। हमने अभी देखा था कि इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण? मैं टाइम ही फ्री नहीं, इसलिए लाइव पक्का आएगा। लाइव आएगा, रोज आएगा लाइव, संडे को छोड़ के 6 दिन रोज लाइव आता है, ठीक है। कृष्ण प्रथम इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? एल्लोरा में करवाया था। एल्लोरा में इन्होंने कृष्ण प्रथम ने इन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर था वो पत्थरों को काट के, गुफा थी, गुफा में पहाड़ थे, पहाड़ों को काट के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। तो दंती दुर्ग हो गई। दंती दुर्ग के बाद में कौन राजा बनते हैं? कृष्ण बनते हैं। कृष्ण के बाद में कौन बनते हैं? ध्रुव बनते हैं, जिनको धारवर्ष कहा जाता है। तो ध्रुव के बारे में हमने क्या इन्फॉर्मेशन देखी थी? ध्रुव के बारे में हमने देखा था कि ध्रुव क्या करता है? ध्रुव है वो उत्तर भारत में हस्तक्षेप करता है। ये गुर्जर प्रतिहारों पे अटैक करता है, उनको हराता है। ये पाल पे अटैक करता है, पाल राजवंश के शासकों को हराता है। तो ये जो ध्रुव था ना, ध्रुव ये बहुत बड़े लेवल पे हस्तक्षेप करता है और उत्तर भारत में भी अपना वर्चस्व स्थापित करता है। ये कन्नौज तक अपना वर्चस्व स्थापित कर देता है। ध्रुव के बाद में नेक्स्ट कौन बनता है किंग? ध्रुव के बाद में नेक्स्ट किंग बनता है गोविंद। ध्रुव के बाद में अगला किंग कौन बनता है? अभी तक कौन कौन बने हैं?
दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद में कौन बना? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के बाद में कौन बना? ध्रुव बना। ध्रुव के बाद में नेक्स्ट कौन बन रहा है? गोविंद। तो ये टाइमलाइन याद रखना कि कौन कौन बन रहा है, ठीक है? टाइमलाइन प्लीज याद रखना, भूलना मत। दंती दुर्ग, कृष्ण, ध्रुव और गोविंद। कृष्ण के बाद में गोविंद, कृष्ण के बाद में ध्रुव, ध्रुव के बाद में गोविंद। तो कैसे ट्रिक बिठा दो कुछ, कि ध्रुव था वो भगवान कृष्ण का भक्त था, तो उसको मिलने के लिए गोविंद आ गए। ऐसी कुछ भी ट्रिक करके आप बिठा देना, बट इसकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी मत भूलना, यूपीएससी है वो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसे 3-4 राजवंशों के किंग दे देंगे आपके सामने और वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें से पहले कौन सा हुआ था। तो प्लीज़ टाइमलाइन आप जरूर याद रख लेना, ठीक है? अब बात करते हैं गोविंद के बारे में। गोविंद ने क्या किया था इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गोविंद, हेडिंग लिखते हैं गोविंद के बारे में। गोविंद ने क्या किया था? तो सबसे पहले अगर गोविंद की बात करें तो ये क्या था? ये ध्रुव के पुत्र थे और ये भी एक सक्षम योद्धा थे। जिस प्रकार से गोविंद ने अपना पूरा जीवन है वो युद्ध लड़ा था, जिस प्रकार से गोविंद ने अपना पूरा जीवन है वो युद्धों में बिता दिया था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ध्रुव ने अपना पूरा जीवन है वो युद्धों में बिता दिया था, उसी प्रकार से गोविंद भी है वो अपना पूरा जीवन है वो युद्धों में ही बिता देते हैं। ये अलग अलग जगह पे अटैक करते हैं और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सेम बाप और बेटा दोनों सेम ही थे, बाप भी अटैक कर रहा था और बेटा भी अटैक करे जा रहा था। आपस कैसी भी करके इनका टारगेट एक ही था कि भाई राष्ट्रकूट का टारगेट था कि गुर्जर प्रतिहारों को कमजोर करो, और गुर्जरों का टारगेट था, गुर्जर प्रतिहारों का टारगेट था कि पाल को कमजोर करो, पालों का टारगेट था कि राष्ट्रकूट को कमजोर करो। ये तीनों आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। इसमें 2 रूलर इनके आते हैं, एक तो ध्रुव, ये भी लड़ने का काम करता है, और गोविंद ये भी लड़ने का काम करता है। तो ये अपने बाप की तरह लड़ता भिड़ता रहता है। अब क्या होता है यहाँ पे गोविंद के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप ये याद रखना, गोविंद के बारे में ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखना। क्या याद रखना है? कन्नौज पे एक रूलर था, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है वो हरियाणा में है। कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है वो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, ठीक है? तो कन्नौज पे एक शासक था जिसका नाम था नागभट्ट। कन्नौज पे एक शासक था जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। तो ये जो गोविंद है ना, ये नागभट्ट सेकंड को हरा देता है। कन्नौज के शासक थे जिसका नाम था नागभट्ट, ये नागभट्ट को हरा देता है। तो नागभट्ट, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। ये याद क्यों रखनी है? क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ पे देखो कुछ चीज़ हमें चेंज देखने को मिलेगी। क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? एक बार ध्यान से सोचना। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक ये हम देख रहे थे कि हमारा ये उत्तर भारत है, ठीक है? ये हमारा उत्तर भारत है पूरा पूरा, इसको नोटिस करो, उत्तर भारत को। यहाँ पर कन्नौज है, नीचे कौन है? नीचे आर से है राष्ट्रकूट है, पी से पालाज है, और ऊपर कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है? GPPR मतलब राष्ट्रकूटा, पाला और गुर्जर प्रतिहार 3 है। यहाँ पर है बीच में कन्नौज। राष्ट्रकूट है वो भी कन्नौज पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार है वो भी कन्नौज पे कब्जा नहीं कर रहे, और पाल है ये भी कन्नौज पे कब्जा नहीं कर पा रहे। क्यों? जैसे ही ये आता है बीच में ये आ जाता है, बीच में ये आ जाता है, आपस में तीनों ही लड़ते भिड़ते रह रहे हैं। परंतु यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं? राष्ट्रकूट है वो पहली बार, राष्ट्रकूट है वो गोविंद के टाइम में पहली बार क्या कर रहे हैं? गोविंद के टाइम में पहली बार कन्नौज पर अपना कब्जा स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रकूट है वो पहली बार गोविंद के टाइम में कन्नौज पर अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित कर रहे हैं। इस टाइम में कन्नौज का राजा कौन था? कन्नौज का राजा था नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के टाइम में गोविंद है वो कन्नौज पर अटैक कर देता है, उसको हरा देता है और कन्नौज को अपने अंडर में ले लेता है। ज़्यादा समय तक ये टिकता नहीं है, ज़्यादा समय तक ये टिकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ टाइम के लिए कन्नौज को अपने कब्जे में ले लेता है। ज़्यादा टाइम तक ये लंबे टाइम तक टिक के नहीं रह पाता है, क्योंकि इसके जैसे औलादें आती है ना, अब इनकी बेटी औलाद तो ख़राब होती है, तो जैसे ही इनकी औलाद आती है वापस से इनसे कन्नौज है वो छीन लिया जाता है। परंतु कुछ टाइम तक के लिए राष्ट्रकूट है वो पहली बार कन्नौज पे आ गए थे। इन्होंने उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया गया था, पहली बार इन्होंने कन्नौज में एंट्री मार ली थी, ठीक है? साथ ही साथ में पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। तो ये जो है ना कौन? गोविंद, ये इसको भी ठोक देता है, ये है वो गोविंद को भी हरा देता है। गोविंद है ना, ये पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इनको भी हरा देता है। मतलब क्या कर रहा है? ये गुर्जर प्रतिहारों को हरा रहा है, ये गुर्जर प्रतिहारों को हरा रहा है, ये पालों को भी हरा रहा है, 2 महत्वपूर्ण किंगडम को हरा रहा है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे है बीजेपी, ठीक है? ऊपर ये कांग्रेस है और ये है आम आदमी पार्टी, आप है। मर गया क्या? प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है? बीजेपी कांग्रेस वगैरह बता रहा हूँ तो ऑफेंड मत हो जाना, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ।
बीजेपी समझ लो आप, क्या है समझना आपको, बीजेपी समझ लो है वो राष्ट्रकूट है। कांग्रेस कौन है, गुर्जर प्रतिहार है। और आम आदमी पार्टी कौन है, पाल है, क्योंकि सीमित जगह पर है, पाल है वो ज़्यादा फैले नहीं थे, सीमित जगह पर थे। तो अब ये क्या कर रहा है, पहली बार बीजेपी किस पे एंट्री कर रही है, बीजेपी यहाँ पे अटैक कर रही है, किस पे, कांग्रेस की गढ़ में। कांग्रेस का गढ़ कौन सा है, कांग्रेस का गढ़ है वो कन्नौज है। तो पहली बार बीजेपी है वो कन्नौज में एंट्री कर रही है, यानी कि पहली बार गोविंद के नेतृत्व में। गोविंद कौन है, हमारे मोदी जी है, मोदी जी है वो गोविंद है। तो पहली बार गोविंद के नेतृत्व में, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी एंट्री कर रही है, यानी कि राष्ट्रकूट है वो किसके, गुर्जर प्रतिहारों की गढ़ में एंट्री कर रहे हैं। अब जैसे ही ये गढ़ में एंट्री करते हैं, यहाँ से आम आदमी पार्टी का एक नेता जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, यानी कि ये पाल वंश का एक शासक जिसका नाम क्या था, धर्मपाल, धर्मपाल और आम आदमी पार्टी का केजरीवाल दोनों मान लो, ये बीच में एंट्री करते हैं। भाई तूने कन्नौज पे कैसे एंट्री की, तो ये जो मोदी जी थे ना, यानी कि गोविंद था, ये इसको भी ठोक देता है। मोदी जी है वो आम आदमी पार्टी को भी हरा देते हैं, यानी कि गोविंद है वो पाल वंश को भी हरा देता है। चीज़ें लिंक करी, समझ में आई कि नहीं आई। पाल वंश का एक शासक, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था गोविंद। गोविंद पहले क्या करता है, पहले किसको हराता, गुर्जर प्रतिहारों को हराता है। गुर्जर प्रतिहारों को हरा के, नागभट्ट सेकंड को हरा के वो कन्नौज पे अपना कब्जा कर लेता है। इसी दौरान पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, उनको हो गया गुस्सा, उनका हो गया दिमाग खराब। उसको लगा भाई मेरे होते हुए, मैं तो अपने आप में डॉन हूँ, मेरे होते हुए कोई मेरे आसपास में जाके कन्नौज पे कब्जा कर लेगा, वो भी मेरे होते हुए। वो ठोक देता है अटैक, किस पे, गोविंद पे अटैक कर देता है। तो गोविंद तो वैसे ही सटका हुआ बैठा था, दिमाग तो गोविंद का वैसे ही खराब था, ये इसको भी हरा देता है, ये इसको भी हरा देता है। तो यहाँ पे ये दोनों को एक साथ हरा देता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो राष्ट्रकूट है वो दोनों को ही हरा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है कि राष्ट्रकूट है वो दोनों को एक साथ हरा रहा है। तो राष्ट्रकूट का गोविंद के टाइम में जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गोविंद के बारे में ये याद रहेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वापस देख लेते हैं, सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले बना दंती दुर्ग बना, सबसे पहले दंती दुर्ग बना जिसने चालुक्य को हराया। दंती दुर्ग के बाद में कौन बनता है, दंती दुर्ग के बाद में बनता है कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के बाद में कृष्ण प्रथम बनता है, जो क्या करता है, कैलाशनाथ मंदिर बनाता है। शांत था बेचारा, एक मंदिर बनाता है और चुप हो जाता है। कृष्ण प्रथम के बाद में कौन बनता है, कृष्ण प्रथम बाद में ध्रुव बनता है। ध्रुव तो अपने बेटे के जैसा ही था। तो ध्रुव क्या करता है, ध्रुव भी राष्ट्रकूटों को ये गुर्जर प्रतिहारों को हराता है और अपने भूभाग को फैलाता है। ध्रुव के बाद में कौन बनता है, ध्रुव के बाद में नेक्स्ट आता है गोविंद। ध्रुव के बाद में बनता है गोविंद। गोविंद क्या करता है, गुर्जर प्रतिहारों को हराता है, कन्नौज पे अपना कब्जा स्थापित करता है और साथ ही साथ में पाल को भी हरा देता है। पाल में कौन था, धर्मपाल था। पाल वंश में कौन था, धर्मपाल था, इसको भी ये ठोक देता है। तो तीनों को एक साथ साथ ठोकता है, तीनों को एक साथ हराता है। समझ में आ गया। यहाँ पे ध्रुव तक बैठ गया, गोविंद तक बैठ गया। गोविंद के बाद में नेक्स्ट एक रूलर आता है, गोविंद के बाद में एक और रूलर आते हैं, एक और शासक आते हैं। नाम था इनका अमोघ वर्ष। इनका नाम क्या था, अमोघ वर्ष था। गोविंद के बाद में एक और शासक बनते हैं, किस वंश के बनते हैं, राष्ट्रकूट के बारे में बात कर रहे हैं हम। राष्ट्रकूट में हमने अभी कुछ शासकों के बारे में देखा, जिसमें हमने दंती दुर्ग, कृष्ण, ध्रुव, इनके बारे में बात कर चुके हैं। कृष्ण के बारे में बात की, ध्रुव के बारे में बात की, गोविंद के बारे में बात की, दंती दुर्ग के बात की। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अमोघ वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अब शासक कौन बन रहा है, अमोघ वंश है वो शासक बन रहा है। किस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। अमोघ वर्ष कब बनता है, ये 814 से लेके ये 878 तक रहता है। 814 से लेके 878 तक रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होता है, बहुत लंबे समय तक ये रूल करता है। तो एग्जैक्ट अगर आपको नाम याद नहीं रही, मतलब एग्जैक्ट आपको याद नहीं रही कि अमोघ वर्ष है वो कब तक रूल करता है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि अमोघ वर्ष है वो कम से कम 70 सालों तक रूल करता है। और 800 से शुरू हो गया था, 800 से इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, तो 70 सालों तक ये रूल करता है। ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रखोगे ना तो आप ऐसे कर आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी लेती है तो आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा के भी उत्तर के आसपास पहुंच जाओगे। तो किसके बारे में याद रखना है, अमोघ वर्ष के बारे में याद रखना है। बाकी पीछे वाले समझ तो आएंगे ना, पीछे वाले भूल थोड़ी रहे हो। दंती दुर्ग याद है, दंती दुर्ग को थोड़ी भूल गए हो, भूल गए क्या दंती दुर्ग को, भाई भूलना मत, दंती दुर्ग होना चाहिए याद है। फिर कृष्ण प्रथम भी याद होना चाहिए, गोविंद भी याद होना चाहिए और ध्रुव भी याद होना चाहिए। कहाँ कहाँ उन्होंने रूल किया था, क्या क्या काम किया था, अभी तक याद रखना, भूल मत जाना पीछे वाला, ठीक है। अमोघ वंश कब रहा था, 814 से 878 के बीच में कौन रहता है, अमोघ वर्ष रहता है। 814 से 878 के बीच में अमोघ वर्ष रहता है। अब बात करते हैं अमोघ वर्ष की।
तो सबसे लंबे समय तक शासन करता है। 64 ईयर तक, 64 वर्षों तक ये अपना शासन स्थापित करके रखता है। बहुत लंबे समय तक ये रूल करता है, बहुत लंबे समय तक ये शासन करता है। अब इनके शासन की सबसे अच्छी बात कहिए, इस दौरान क्या था, इससे पहले जो शासक थे ना, जैसे कि गोविंद था, ध्रुव थे, ये पूरा जीवन अटैक ही कर रहे थे। गोविंद है, ध्रुव है, ये युद्ध ही लड़ रहे थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। परंतु ये जो अमोघ वर्ष था ना, ये साहित्य प्रेमी था, साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, शांति प्रेमी था, युद्ध भी बिना फालतू अड़चने नहीं लेता था, बिना फालतू किसी की जाके टांग नहीं अड़ा देता था। भाई देख, मेरे को मतलब नहीं है भाई, मेरा जितना राज है ना इतना बहुत इनफ है, अगर मैं इतना भी संभाल लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत है। मेरे बेटे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, मेरे को फालतू की अड़चने नहीं चाहिए, मैं फालतू की टेंशन लेना नहीं चाहता, मेरे को फालतू के नाटक चाहिए नहीं। ऐसा कौन कहता था? ऐसा कहता था अमोघ वर्ष। ठीक है, तो अमोघ वर्ष फालतू के अड़चने लेता नहीं है, 64 वर्षों तक युद्ध, 64 वर्षों तक जिंदा ले लेता था। इससे पहले वाले है ना, को बिना फालतू अड़ जाते थे किसी के। अब बिना फालतू आप अड़ोगे तो आपको लगेगा, अब लगोगे तो जल्दी मर जाओगे। बिना फालतू आप रास्ते में चलते हर किसी के चांटे मारोगे तो कोई आपको बदले में भी मारेगा, और बदले में मारेगा तो हो सकता है आप कभी मर भी जाओ। तो बाकी वाले थे ना, वो अड़चने करते रहते थे, लड़ते भिड़ते रहते हर किसी से। परंतु जो अमोघ वर्ष था वो शांति प्रिय था, उसको किसी से मतलब नहीं था, विद्वान था, साहित्य प्रेमी था। भाषा कौन सी बोला करता था? इसने है ना कन्नड़ भाषा को प्रमोट किया था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा को प्रमोट किया। पहली बार ये महाराष्ट्र, पहले यहाँ से महाराष्ट्र में थे तो ये मराठी को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, अपनी नॉर्थ इंडिया की भाषा को ज़्यादा तवज्जो देते थे। मराठी मतलब आप मान लो कि संस्कृत का मिक्सचर वाला जो हिंदी था ना, उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि कन्नड़ भाषा को इन्होंने तवज्जो दिया। किसने? अमोघ वर्ष ने पहली बार कन्नड़ भाषा को तवज्जो दिया। अब ये अपने आप को क्या कहते हैं? कवि राजमार्ग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम क्या था? ग्रंथ का नाम था कवि राजमार्ग। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ का नाम था कविराज मार्ग। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कविराज मार्ग का लेखक कौन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कविराज मार्ग का लेखक कौन है, आप उत्तर दे दोगे? गलत तो उत्तर नहीं दोगे ना, सही उत्तर दे ही दोगे। कौन था कविराज मार्ग का लेखक? तो कविराज मार्ग का लेखक है वो था अमोघ वर्ष है। कविराज मार्ग का लेखक कौन था? अमोघ वर्ष था। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। तो ये अमोघ वर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन ये याद रखना कि लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था, किसी से लड़ता भिड़ता नहीं रहता, मतलब अपने काम से काम रखता था, फालतू की अड़चने लेता नहीं था। इस वजह से लंबे समय तक टिक के भी रह गया, इस समय तक, इसलिए लंबे समय तक ये टिक के रह गया था। इसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है? इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनता है, नेक्स्ट रूलर बनता है, इसका नाम था कृष्णा थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? कृष्ण थर्ड। लिखो, कृष्ण थर्ड लिखो, कृष्ण तृतीय। तो अमोघ वर्ष के बाद में नेक्स्ट जो शासक बनता है उसका नाम था कृष्ण थर्ड। ये जो कृष्ण थर्ड है वो कब बनता है? ये 963 के आसपास बनता है। तो आप कृष्ण थर्ड की इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखोगे कि भाई ये तो है ना लास्ट में हुआ था, आप मान लो कि 950 के बाद में हुआ था। तो कृष्ण थर्ड है वो, ये जो राष्ट्रकूट है इसका अंतिम शक्तिशाली शासक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो कृष्ण थर्ड है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? तो वो कृष्ण थर्ड है। इन्होंने चोलों से लड़ाई लड़ी और इन्होंने कांची तक विजय प्राप्त की, इन्होंने कांची तक विजय है वो प्राप्त की। अब फिर से एक बार लिख लेते हैं हम। सबसे पहले दंती दुर्ग, उसके बाद में कौन आया? दंती दुर्ग के बाद में कौन बने थे? दंती दुर्ग का बेटा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। जिसका नाम था क्या? कृष्ण प्रथम, कैलाश मंदिर वाला कृष्ण। कृष्ण के बाद में कौन आया? ध्रुव आया, जिसने लड़ाई लड़ी थी। ध्रुव के बाद में कौन आता है? ध्रुव के बाद में गोविंद आता है, जो कहाँ पहुँच गया था? कन्नौज तक पहुँच गया था। गोविंद के बाद में कौन आता है? गोविंद के बाद में अमोघ वर्ष आता है। अमोघ वर्ष आता है, बेचारा शांति प्रिय था, फालतू के लफड़े नहीं लेता था। और लास्ट में कौन आता है? लास्ट में आता है कृष्ण थर्ड। लास्ट में आता है कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड क्या कहता है? ये जो अंतिम होता है और ये भी युद्ध वगैरह लड़ता है, अंतिम शक्तिशाली युद्ध होता है। इसके बाद वाले जो आते हैं ना बहुत कमज़ोर होते हैं और उसके बाद में सलट जाता है, उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश है वो समाप्त हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इन 4 किंगों के बारे में याद रखना। ये जो है ना कुछ महत्वपूर्ण किंग थे राष्ट्रकूट के, बाकी बहुत भी है बट उनका नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में आपको आइडिया वो होना चाहिए। क्लास चल तो रही ना, लाइव दिख तो रहा है ना,
बंद तो नहीं होगी लाइव? हेलो, यस नो प्लीज। लाइव बंद हो गई है? हेलो हेलो, कृष्ण थर्ड, लाइव बंद हो गई है? नहीं सर, नहीं, यहाँ पे तो चालू है। यूट्यूब में शायद बंद हो गई है। नहीं, इंस्टाग्राम में तो चल रही है, यूट्यूब पे भी लाइव है। तो मैं कुछ लिखता हूँ, अगर शो हो रहा है तो। हेलो, यूट्यूब में शायद बंद हो गई। नहीं, चल रही है, चल रही है। चल तो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। अब राष्ट्रकूट की ज्योग्राफी के बारे में बात करें, इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था। राष्ट्रकूट की भूगोल या इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने रूल किया था इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इनके रूल के बारे में बात करें, इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था, तो सबसे पहले अगर एक एरिया बात करें, एक मैप से समझ लो, एक मैप से ही समझ लेते हैं। जी सर, यूट्यूब पे चलती है ना, थिंकर्स IAS के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे चलती है। वहाँ थोड़ी क्लियरिटी अच्छी आ जाती ना, विजिबिलिटी अच्छी आती है, स्क्रीन अच्छी दिखती है। यहाँ पे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ता है, वहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है, ये कौन सी डायनेस्टी है। अब देख रहे हैं इसमें राष्ट्रकूट की डायनेस्टी। राष्ट्रकूट कहाँ का रूल करा था, तो देखो राष्ट्रकूट है यहाँ पे ही रूल करा था। इसको एक बार ध्यान से देखो मैप को। ये मेंस में क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको मैप बना के भी दिखाना पड़ेगा। मेंस में अगर UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको मैप बनाकर भी दिखाना पड़ेगा कि राष्ट्रकूट रूल कहाँ कहाँ कर रहा था। चैनल का नाम है थिंकर्स IAS, थिंकर्स, ये THINKERS IAS ये नाम है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट यहाँ यहाँ रूल कर रहे थे। ये देखो मैप बना के आपको बताना पड़ेगा, मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र था, इसमें कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, मध्य प्रदेश था। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक राष्ट्रकूट है वो रूल कर रहे थे। राष्ट्रकूट है वो इन भूभाग पर रूल कर रहे थे। कन्नौज पे कौन पहुंचा था, कन्नौज पे गोविंद पहुंचा था। नीचे तक कौन आ गया था, अमोघ वर्ष का पुत्र, ये गोविंद कृष्ण थर्ड है वो नीचे तक आ गया था। तो ये तो एक्सेप्शन थे, परंतु रियल रूल इनका कहाँ पर था, यहाँ पे रूल था। ठीक है, राजधानी इनकी कहाँ थी, राष्ट्रकूट की राजधानी थी मालखेड़ा। राजधानी की, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ पर थी, मालखेड़ा में थी। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पर थी, जोर से चिल्ला के बोलो प्लीज, सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो और जोर से चिल्ला के बोलो। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पर थी, माल्यखेत कह सकते हो या फिर मालखेड़ा कह सकते हो। माल्यखेत कह सकते हो या मालखेड़ा कह सकते हो। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पर थी, माल्यखेत या मालखेड़ा। अब एक काम करो, 2 मिनट लो, जितने भी राजाओं के नाम पढ़े अभी सबके नाम लिखो, इनकी राजधानी कहाँ थी वो लिखो। 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लो। राष्ट्रकूट के सारे राजाओं के नाम लिखो, जो जो अपनी हमने पढ़े हैं। राष्ट्रकूट के राजाओं के जो हमने नाम पढ़े हैं उनको सारों के लिखो। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग के बाद में कौन बनता है, दंती दुर्ग के बाद में कौन बनता है, एलोरा की गुफा। ये एलोरा की गुफाएं कैसे बैठ रहे हो, एलोरा की गुफा नहीं पूछा है मैंने, राष्ट्रकूट के राजाओं के नाम पूछे हैं। तो राष्ट्रकूट के राजाओं के नाम लिखो। पहले दंती दुर्ग, उसके बाद में कृष्ण प्रथम, उसके बाद में ध्रुव, उसके बाद में गोविंद थर्ड, उसके बाद में अमोघ वर्ष और उसके बाद में कृष्ण थर्ड। ये 6 राजा बनते, 6 के नाम लिखो। जहाँ पर बैठे हो अभी के अभी 6 के नाम लिखो, नहीं तो भूल जाओगे आप। 6 के नाम अभी कभी लिखो। सेकंड में क्या लिखा है, इनकी राजधानी कहाँ पर थी, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पर थी, इनकी राजधानी थी माल्यखेत। माल्यखेत कह सकते हो या मालखेड़ा कह सकते हो, माल्यखेत। इनकी राजधानी कहाँ पर थी, माल्यखेत में थी। तो ये भी लिखो, जहाँ पर भी बैठे हो, जिस जगह पे बैठे हो। अभी कभी पेज मिले तो पेज में, कमेंट तो कमेंट में, और नहीं मिले तो चिल्ला के बोल दो। राष्ट्रकूट की राजधानी माल्यखेत में थी। 6 रूलर के नाम याद होना चाहिए, कृष्ण थर्ड, उसके बाद में कौन सा, अमोघ वर्ष, अमोघ से गोविंद, गोविंद से ध्रुव, ध्रुव से कृष्ण, कृष्ण से दंती दुर्ग। वापस उल्टा बोलो, दंती दुर्ग, कृष्ण, ध्रुव, ध्रुव के बाद में गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड के बाद में अमोघ वर्ष और अमोघ वर्ष के बाद में कृष्ण थर्ड। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे।
कोई दिक्कत नहीं, भूलोगे तो नहीं ना, भूल मत जाइए प्लीज़। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की अर्थव्यवस्था के बारे में, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी इसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक, आई होप आपने लिख लिए होंगे उत्तर, जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो कहीं ना कहीं लिख लिए होंगे। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी किनकी? राष्ट्रकूट की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो इकोनॉमी थी, अब इनको कुछ कॉमन चीज़ें बता देता हूँ। चाहे राष्ट्रकूट का पूछे, चाहे आपको गुर्जर प्रतिहारों का पूछे, चाहे आपको चालुक्य का पूछे, चाहे पांडे का पूछे, किसी का भी पूछे, यहाँ पर जो सबसे इकोनॉमी थी ना, इकोनॉमिक कंडीशन, वो कृषि आधारित ही थी। एंशियंट हिस्ट्री में और मिडाइवल हिस्ट्री में अगर आपको इकोनॉमी के बारे में पूछा जाए कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी, तो इनकी इकोनॉमी है वो कैसी थी, कृषि आधारित थी। जबकि भारत की जो आज की इकोनॉमी है उसमें भी कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज से हम 500 700 साल 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। दंती दुर्ग, कृष्णा, अमोघ वर्षा, ध्रुव, कृष्ण थर्ड, करेक्ट है। प्रिंस भाई सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सही है। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि आधारित थी। ठीक है, अब गांव में एक सभा हुआ करती थी जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता था। गांव में एक सभा थी जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता था। ये किसान थे ना, वो ग्राम सभा के अधीन काम किया करते थे। इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी कृषि आधारित हुआ करती थी, इकोनॉमी कृषि आधारित हुआ करती थी। गांव के जो किसान थे वो ग्राम सभा के अधीन काम करते थे। प्रमुख फसलें कौन सी थी, फसलें में चावल है, गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, कपास है, ये सारी फसलें हुआ करती थी। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, याद नहीं रखोगे तो काम हो जाएगा, याद नहीं भी रखोगे तो काम हो जाएगा। बात करें इनकी शिल्प और हस्तकला के बारे में, शिल्प और हस्तकला के बारे में, शिल्प हस्तकला, तो किन किन चीज़ों का निर्माण करवाते थे। शिल्प की बात करें तो लोहार है, बुनकर है, कुम्हार है, सुनार है, ये शिल्पकार हुआ करते थे। यहाँ पे लोहार, सुनार, बुनकर ये भी थे, ये शिल्पकार थे। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक होती है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। ठीक है, ममता जी नहीं, क्या हुआ ममता जी, कोई दिक्कत? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के बारे में। राष्ट्रकूटाज की इकोनॉमी कैसी थी, राष्ट्रकूट के समय में अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। याद क्या रखना, अभी तक याद करने लायक कोई पॉइंट है नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सबको पता है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसी थी। यहाँ की इकोनॉमी है वो कृषि आधारित हुआ करती थी। किसान है वो ग्राम सभा के अधीन काम करते थे। यहाँ पे शिल्पकार है वो भी हुआ करते थे और हस्तकला भी था। शिल्पकार में लोहा है, कुम्हार है, सुनार है, ये सब देखने को मिल जाते थे। हस्तकला में धातुओं का निर्माण किया जाता था, हस्तकला में धातुओं का निर्माण है वो किया जाता था। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी ये नहीं याद करने लायक कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करें व्यापार की, व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड में यहाँ पे किस चीज़ का ट्रेड किया जाता था, तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड भी होता था, देश के भीतर ट्रेड भी होता था, इंटरनल ट्रेड भी, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर बेस, बिल्कुल प्रिंस भाई। ठीक है, मतलब बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो ट्रेड है वो इंटरनल, मतलब ये मान लो राष्ट्रकूट का डायनेस्टी है, देश के भीतर, भारत के अलग अलग राज्यों के भीतर भी ट्रेड होता था, साथ ही साथ में बाहर भी ट्रेड होता था, समुद्र के रास्ते से भी ट्रेड हुआ करता था। तो इनके पास में समुद्र का एक्सेस था, ये देख लो मैप, ये पास में समुद्र का एक्सेस है, ये राष्ट्रकूट के अधीन था, तो इनके पास में समुद्र का एक्सेस हुआ करता था। तो ये देश के इंटरनली ट्रेड भी करते थे और साथ ही साथ में एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि बाहर के देशों के साथ में भी व्यापार किया करते थे, बाहर जो दूसरे राज्य थे उनके साथ में भी व्यापार है वो राष्ट्रकूटाज किया करते थे। किन किन चीज़ों का ट्रेड करते थे, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था, ये काम की चीज़ें प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। व्यापार की बात करें तो ये चीज़ें कौन कौन सी थी, मालपे, इनका व्यापार करते थे, होनावर, ये व्यापार अलग था, ये क्या है, ये बंदरगाहों के नाम है। ठीक है, मालपे, होनावर और सनूर, मालपे, होनावर और सनूर, ये क्या है, ये बंदरगाहें हैं, पोर्ट है। मालपे, होनावर, सनूर, मालपे, होनावर, सनूर क्या है, ये पोर्ट है। याद रखोगे, मालपे, होनावर, सनूर क्या है, पोर्ट है। यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन पूछेगा, मच द फॉलोइंग, कौन सी डायनेस्टी है वो, कौन सा राजवंश है वो, कहाँ से, कौन से पोर्ट से है वो ट्रेड किया करता था, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा मालपे, होनावर, सनूर क्या है, तो ये पोर्ट हुआ करता था, मालपे, होनावर, सनूर,
मालपे, होनावर, सनूर। राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहाँ तक फैली हुई थी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी उत्तर भारत में कहाँ पर थी? आर यू हियर? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? राष्ट्रकूट कहाँ तक फैली हुई थी? राष्ट्रकूट देखो उत्तर भारत में आप देख लो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आज का तेलंगाना है वहाँ पे, तमिलनाडु कुछ भाग और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर फैली हुई थी महाराष्ट्र। आपके कश्मीर, आपने कश्मीर क्या पाकिस्तान? ममता जी आप क्या पूछ रहे, समझ नहीं आया मेरे को। किस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे हो? आपने कश्मीर क्या पाकिस्तान को बनाया ही नहीं? अच्छा, पाकिस्तान को मैंने मैप में नहीं बनाई हूँ, वो मैप में था ही नहीं। क्लियर है सर, ठीक है। व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। व्यापार में कौन कौन से पोर्ट है, कौन कौन से पोर्ट है वो राष्ट्रकूट के अधीन थे? तो कौन कौन से थे? मालपे पोर्ट था, होनावर पोर्ट था और सनूर पोर्ट था। मालपे, होनावर और सनूर पोर्ट था। मालपे, होनावर, सनूर। मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से याद रखना, ध्यान से सुनना और भूलना मत। 3 पोर्ट के नाम आपको याद होना चाहिए, मालपे, होनावर और सनूर। याद रहेगा। अब एक और काम की चीज़ बताता हूँ, और एक और काम की चीज़ बताता हूँ। क्या काम की चीज़ है? काम की चीज़ ये है कि किन किन चीज़ों का ये निर्यात करते थे, किन किन चीज़ों का आयात करते थे, किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे, किन किन चीज़ों का इंपोर्ट किया करते थे। ये चीज़ें याद रखना। निर्यात में थे मसाले, निर्यात में थे मसाले, हाथी दांत, हाथी दांत, मोती और रतन, इनको निर्यात किया करते थे। आयात में क्या था? आयात किन किन चीज़ों का किया जाता था? आयात में गोल्ड यानी कि सोना, सोने को आयात किया जाता था। मनके, कुछ महत्वपूर्ण मनके थे, इनको आयात किया जाता था। क्या ये चीज़ें याद रखनी है? बिल्कुल ये चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल ये चीज़ें याद रखनी है। किन किन चीज़ों का आयात किया जाता था और किन किन चीज़ों को निर्यात किया जाता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे, श्रेणी, ये वर्ड आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। अभी भी सुन लो, अभी उसके बाद में हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तभी इसके बारे में सुना था, तो ये वर्ड बार बार सुनने को मिलता है, श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता क्या है? श्रेणी का आसान भाषा में मतलब होता है गिल्ड सिस्टम, यानी कि व्यापारी जो होते हैं ना, व्यापारी, उनका एक समूह होता है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? उनको श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी यानी कि गिल्ड सिस्टम। बहुत सारी व्यापारियों का जो समूह होता है, बहुत सारे व्यापारियों का जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको श्रेणी कहा जाता है, उसको गिल्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रहे कि गिल्ड किसको कहा जाता है? व्यापारियों के समूह को। गिल्ड किसको कहा जाता है? व्यापारियों के समूह को गिल्ड कहा जाता है, याद रहेगा। और इसको श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनकी करेंसी के बारे में, इनकी मुद्रा सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, खोजना भी मत, ट्राई भी मत करना, एनसीईआरटी में मिलेंगे भी नहीं, इसलिए ध्यान से सुनना और लिखने की कोशिश करना। क्लास खत्म होने के बाद में रिकॉर्डेड सेशन में जाके यूट्यूब पर जाके एक बार सारी चीज़ें सुन के लिख लेना, ठीक है। इनकी बात करते हैं करेंसी के बारे में, मुद्रा प्रणाली के बारे में, मुद्रा प्रणाली के बारे में। इनकी करेंसी कैसी थी, इनकी मुद्रा प्रणाली कैसी थी? तो अगर इनकी करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें सोने के, तांबे के और चांदी के सिक्के देखने को मिलते हैं। इस टाइम में हमें सोने, चांदी, तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट है ना, इतना गरीब डायनेस्टी नहीं थी, काफ़ी वर्चस्व में थी, काफ़ी इनका वर्चस्व हुआ करता था। तो इस वजह से यहाँ पे सोने, चांदी और तांबे के सिक्के देखने को मिलते हैं। जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, इस पे राजा की छवियाँ हुआ करती, राजा की जो तस्वीर है, इमेज है, वो सोने की छवि। ये मान लो ये सोने का सिक्का है, ये जो राजा है, ये राजा की इमेज देख लो, ये राजा बना हुआ है यहाँ पे। या फिर क्या हो सकता है, या इस पे लिखा हो कि राजा ने ये युद्ध जीता है, ये युद्ध जीता है। जितने भी युद्ध जीते थे उसके बारे में भी इन सिक्कों पर वर्णन हुआ करता था। तो राजाओं की जो उपलब्धियाँ होती थी, जो अचीवमेंट होता था, उसके बारे में वर्णन था, साथ ही साथ में राजा की इमेज भी इस पर हुआ करती थी। एक यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिले हैं, ये जो है ना राष्ट्रकूट, यहाँ से कुछ कॉइन मिले हैं जहाँ पर गदा युद्ध प्रणाली के बारे में भी बात की गई है, यानी कि गदा युद्ध प्रणाली का भी जिक्र है। एक ऐसा कॉइन मिला है, मान लो ये कॉइन मिला है, उस पर 2 व्यक्ति खड़े, एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति इधर खड़ा है, इसके हाथ में भी गद्दा है, इसके हाथ में भी गद्दा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
इसका मतलब है कि गद्दा युद्ध प्रणाली का भी इस पे वर्णन हुआ है, यानी कि यहाँ पे गद्दा युद्ध प्रणाली है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, तभी तो सिक्कों पर इसका वर्णन भी देखने को मिला है, तभी तो इसका जिक्र भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी कि भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात करते हैं। राजा बहुत सुंदर बनाया था ना, राजा सुंदर ही हुआ करते थे। भू राजस्व भू राजस्व प्रणाली, किसकी भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात करें? राष्ट्रकूटराज के टाइम में भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 शब्द आएंगी, उनको आप याद रखना, दोबारा मैं लिख लेता हूँ। भू राजस्व प्रणाली, किसकी भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रकूट की भू राजस्व प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के टैक्स थे, कौन कौन से थे? ये वर्ड यहाँ पे आ जाए देखो, उतार, एक वर्ड है यहाँ पे उतार, एक वर्ड यहाँ पे आता है कर। 2 शब्द यहाँ पे, एक है उतार और कर। उतार और कर का मतलब क्या है? उतार और कर का मतलब क्या है? कर का मतलब तो फिर भी आप समझ जाओगे, कर यानी कि टैक्स के बारे में बात हो रही है, कर यानी कि टैक्स के बारे में। उतार क्या होता है? उतार भी टैक्स है, उतार भी एक टैक्स है। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाएगी कि स्टेटमेंट बनाएगी कि ये शब्द है वो उतार किससे संबंधित है। मध्यकालीन भारत में एक शब्द है वो चर्चा में था, शब्द कौन सा था? शब्द था उतार। ये किससे संबंधित है? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगी, या फिर क्या करेगी, मैच द फॉलोइंग, 5-6 शब्द दे देगी और आपको आके जाके बताना होगा कौन सा शब्द है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलता है उतार, दूसरा होता है कर, ये दोनों संबंधित है, दोनों का मतलब ही टैक्स होता है। उतार का मतलब भी टैक्स है, कर का मतलब भी टैक्स है। किस पे टैक्स है? कौन से टैक्स की बारे में बात हो रही है? भूमि पर लगने वाला कर, जो जमीन होती है ना, जमीन पे जो कर लगता है उसे क्या कहा जाता है? उतार या कर, उतार या कर कहा जाता था। जमीन पे जो टैक्स लगता था, भूमि पर जो टैक्स लगता था उसे क्या कहा जाता था? उसे उतार या कर कहा जाता था। भूलोगे नहीं, उतार या कर किसी को कहा जाता था? उतार है वो कर, टैक्स को कहा जाता था। जो भूमि पर कर लगता था उसे उतार या कर कहा जाता था। ये चीज़ भूलना मत। कर तो फिर भी आपको याद रह जाएगा, ये उतार याद नहीं रहेगा, तो इस शब्द को कहीं लिख लेना, भूलना मत इस शब्द को, इसको प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, ये याद रह जाएगा। फिर भूमि की जो उपज होती थी, भूमि जितनी भी, मतलब मान लो आपके पास में 2 बीघा ज़मीन है, उसमें जितनी भी आपके पास में फसल होती थी, उस फसल को क्या किया जाता था? उस फसल को आपस में बांट लिया जाता था। जितनी भी फसल होती थी उस फसल को आपस में बांट लिया जाता था, याद रहेगा, उस फसल को आपस में बांट लिया जाता था। अब यहाँ पे कुछ भूमि दान के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, भूमि दान के प्रकार दिए गए हैं, इसको भी याद रख लेना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारी चीज़ें काम की है। एग्जाम में जब सारे क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितने काम की थी। तो हम कब की बात कर रहे हैं? राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रकूट के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट के समय कुछ भूमि है उनको दान दिया जाता था। भूमि दान के कुछ प्रकार हुआ करते थे, जैसे कि भूमि किन किन को दान की जाती थी? एक भूमि थी ब्रह्मदेव भूमि। ब्रह्मदेव भूमि क्या थी? इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रह्मदेव भूमि। ब्रह्मदेव भूमि किससे संबंधित है? जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। एक अलग से नोटबुक लगाओ और उसमें ये लिखो, एक अलग से बुक लो, उसमें ये वर्ड लिख दो, ब्रह्मदेव भूमि। एक नोटबुक लिखो, उसमें वर्ड लिखो ब्रह्मदेव भूमि। लिखा कि नहीं लिखा? ब्रह्मदेव भूमि। ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता है। ब्रह्मदेव भूमि किसको कहा जाता है? ऐसी जमीन जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी, डोनेट की जाती थी, उसे ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। दूसरी है देवदाय भूमि, दूसरी है देवदाय भूमि। सही लिखूँ तो देवदाय भूमि। यहाँ पे देखो, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, ब्रह्म मतलब होते ब्राह्मण, भूमि मतलब दान में देना, भूमि को दान में देना, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण को दान में देना। यहाँ पे लिखा देव, देव मतलब देवताओं को भूमि दान में देना, देवताओं को भूमि दान में देना। देवदाय भूमि यानी कि देवताओं को भूमि दान में देना। 2 वर्ड लिखे मैंने, पहले लिखा ब्रह्मदेव भूमि, दूसरी है देवदाय भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में देना और देवदाय देव को भूमि है वो दान में देना। दोनों शब्द याद रहेंगे। ब्रह्मदेव क्या होती है? जो ब्राह्मणों को दान में देते हैं। देवदाय क्या होती है? जो मंदिरों को दान में दी जाती है या देवों को दान में दी जाती है। देवदाय यानी कि
मंदिरों को दान में देना, या जो भगवान होते हैं उनको दान में देना, या देव को दान में देना। ठीक है। तीसरा वर्ड यहाँ पे है वेलिकारा भूमि। ये आपको समझ में नहीं आएगा। वेलिकरा भूमि, ये वेलिकरा भूमि का मतलब क्या होता है? वेलिकरा भूमि का मतलब होता है कि राज्य के काम के लिए सुरक्षित रखना। ऐसी जमीन जो राज्य अपने काम के लिए सुरक्षित रख लेता है, ऐसी भूमि जो राज्य अपने काम के लिए सुरक्षित रख लेता है, उसे कहा जाता है वेलिकारा भूमि। वेलिकारा भूमि। जैसे आज भी गवर्नमेंट के पास में कुछ ज़मीन होती है, हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, वैसे उस समय भी कुछ ज़मीन है वो राज्य के पास रहती थी, उसे वेलिकरा भूमि कहा जाता था। ये सारे शब्द कहाँ के बता रहा हूँ, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी और फिर याद करोगे कि हाँ यार काश याद कर लेते। तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो, वेलिकरा भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। वेलिकरा भूमि का मतलब क्या होता है? वेलिकरा भूमि मतलब ऐसी भूमि जो राज्य अपने पास में रखता है, जो गवर्नमेंट की भूमि होती है, जो गवर्नमेंट की भूमि होती है, जमीन होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेलिकरा भूमि कहा जाता है। तो वेलिकरा भूमि को प्लीज़ याद रख लेना, भूलना मत। क्या क्या पढ़ा हमने? ब्रह्मोदय भूमि, ब्राह्मोदय भूमि कौन सी भूमि होती है? ऐसी जमीन जो ब्राह्मणों को दान दी जा रही है। दूसरी होती है देवदाय भूमि, देवदाय भूमि जो देवों को यानी कि मंदिरों को दान में दी जाती है। फिर होती है वेलिकारा भूमि, वेलिकरा भूमि जो राज्य के पास में होती है, जो राजाओं के पास में होती है, उसे वेलिकरा भूमि कहा जाता है। याद रहेगी, इसको भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, पक्का याद रहेगी ना। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट की, किसके बारे में? राजनीति के बारे में, इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। एक अलग स्लाइड लेते हैं और एक माइंड मैप से समझने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रकूट की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग में, राष्ट्रकूट की राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन आता है? राजा, यानी कि किंग। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन होता है? किंग होता है। राजा जो सर्वोच्च शासक हुआ करता था, जो अपने आप को क्या कहता था? अपने आप को परमेश्वर मानता था, अपने आप को परमेश्वर माना करता था, परमेश्वर माना करता था। सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था, जो अपने आप को परमेश्वर माना करता था, अपने आप को राजा धीराज माना करता था, अपने आप को महाराजा धीराज माना करता था। तो राष्ट्रकूट में सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन आता है? राजा आता है। राजा के बाद कौन आता है? अब ये जो राजा का पद है ना, ये वंशानुगत हुआ करता था, यानी कि राजा से राजा का बेटा बनेगा, राजा से बेटे से उसके बेटा बनेगा। राजा क्या क्या काम करता था? ये राजा न्याय का काम करता था, राजा सेना को संभालने का काम भी राजा द्वारा किया जाता था, कर जो वसूली करनी थी ऊपर सबसे मैनेज करता था इसको, वो भी राजा के द्वारा ही किया जाता था। राजा वो कहाँ रहता था? राजा राजधानी में रहा करता था। राजधानी कहाँ रहता था? तो राजा है वो राजधानी में रहा करता था। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी माले खेत में। माले खेत में है वो राष्ट्रकूट की राजधानी हुआ करती थी। माले खेत में है वो राष्ट्रकूट की राजधानी हुआ करती थी। व्यापार शिक्षा वगैरह केंद्र है वो राष्ट्रकूट में था, ये माले खेत में था। और माले खेत आज कहाँ पर है? माले खेत आज वो कर्नाटक में है। ठीक है। इसके बाद में ये जो मतलब ये मान लो राजा है, पूरा राष्ट्रकूट का है, इसको छोटी छोटी चीज़ों में बांटा जाता था, जैसे कि राज्य, फिर जिला, पहले बहुत बड़ा राज्य है, फिर छोटे छोटे जिलों में बांटा जाता था, छोटे छोटे जिलों को फिर गांवों में बांटा जाता था। सबसे बड़ा राज्य, राज्य को जिले में, जिले को गांव में, और हर गांव के लिए एक अलग अधिकारी हुआ करता था। हर गांव के लिए अलग अधिकारी होता था, हर जिले के लिए एक अलग अधिकारी होता था, हर राज्य के लिए एक अलग अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। हर राज्य के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए अलग अधिकारी हुआ करता था। अब मैं कुछ शब्द बताऊंगा, इन शब्दों के मतलब याद कर लेना। कुछ शब्द बताऊंगा, इन शब्दों के मतलब आप रट लेना। क्या क्या शब्द है? सबसे पहला शब्द है महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक क्या मतलब होता है? महासंधि विग्रहक का प्लीज़ रट लेना है ना, प्लीज़ रट लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें अगर याद नहीं करें, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इनसे। पहला है महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रह का मतलब होता है विदेशी समझौते, विदेशी समझौते। महासंधि विग्रह का मतलब होता है विदेशी समझौते। अलग अलग देशों के मध्य जो समझौते होते थे उसको महासंधि विग्रह कहा जाता है। महासंधि विग्रह के बाद में एक और शब्द होता है दंड पसीक। एक शब्द आता है दंड पसीक।
इस दंडपसिक का मतलब क्या होता है? दंडपसिक का मतलब होता है न्याय व्यवस्था का प्रभारी, जो न्याय देने का काम करता था उसका प्रभारी। न्याय व्यवस्था का प्रभारी, न्याय व्यवस्था का प्रभारी कौन था? न्याय व्यवस्था का प्रभारी है वो दंडपसिक हुआ करता था। पहला क्या देखा हमने? महासंधि विग्रह देखा। उसके बाद में दंडपासिक देखा था। दंडपासिक के बाद में आर्यभट्ट। दंडपासिक के बाद में आर्यभट्ट। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, रियल एग्जाम में रोते रह जाओगे, ये आर्यभट्ट का मतलब क्या होता है, सच में कंफ्यूज हो जाओगे। आर्यभट्ट का मतलब क्या होता है? आर्यभट्ट का मतलब होता है धार्मिक मामलों का प्रमुख। धार्मिक मामलों का प्रमुख, इसे क्या कहा जाता है? आर्यभट्ट कहा जाता है। महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह का मतलब होता है विदेशी समझौते। महासंधि विग्रह यानी कि विदेशी समझौते। उसके बाद में होता है दंडपसिक। दंडपसिक यानी कि जो न्याय देने वाला प्रभारी होता है उसे दंडपसिक कहा जाता है। उसके बाद में आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या होता है? आर्यभट्ट होता है धार्मिक मामलों का प्रमुख। जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रिलीजियस मैटर्स होते हैं, उनका जो प्रमुख होता है, उनका जो हेड होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको आर्यभट्ट कहा जाता है। आर्यभट्ट के बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है देशाधिकारी। देशाधिकारी। अब ये देशाधिकारी कौन होता है? देशाधिकारी वो राज्य का प्रमुख। जो राज्य होता है, जैसे हमने देखा था कि सबसे पूरा है देश है, पूरा देश मतलब राष्ट्रकूट का पूरा देश है, उसमें राज्य है, राज्य में जिला है, जिले में क्या गांव है, तो ये राज्य का जो प्रभारी होता है उसे क्या कहा जाता है? देशाधिकारी भी कहा जाता है। राज्य के प्रभारी को देशाधिकारी भी कहा जाता है। देशाधिकारी के बाद में कौन आता है? वेलाधिकारी। देशाधिकारी के बाद में क्या कौन आता है? वेलाधिकारी। वेलाधिकारी ये क्या करता है? ये समय का प्रबंधन करता है। समय का, समय किस तरीके से चलेगा, क्या काम करना, कब करना है, ये इसके द्वारा काम किया जाता है, समय प्रबंधन वेलाधिकारी के द्वारा। तो ये जो शब्द दिए गए यहाँ पे प्लीज़ याद करने की कोशिश करना, भूलना मत, बहुत काम के शब्द है, ठीक है, भूलना मत। अब बात करते हैं इनकी ग्राम सभा के बारे में। इनकी ग्राम सभा है ना, इनकी ग्राम सभा वो है वो लोकतांत्रिक थी। इनकी ग्राम सभा है वो लोकतांत्रिक थी, मतलब जो भी पंच वगैरह हुआ करते थे वो इनके अकॉर्डिंग काम करते थे। ये लोकतांत्रिक हुआ करती थी, लोगों के द्वारा है पंच को सेलेक्ट किया जाता था। तो इनकी ग्राम सभा है वो लोकतांत्रिक हुआ करती थी। स्थानीय शासन की व्यवस्था थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी व्यवस्था देखने को मिलती थी। ये प्लीज़ याद रखना, भूलना मत। ब्रह्माद्य याद रखना, देवाद्य, ग्राम सभा क्या है, श्रेणी क्या है, महासंधि विग्रह, गद्दा युद्ध, कविराज, ये सारे शब्द हमने पढ़े थे। प्लीज़ इनको याद रखना, भूलना मत, इनको मत भूलना, नहीं तो बहुत पछताओगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में सारी बातें नहीं लिखी है, ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड, एनसीईआरटी के बाहर की है। एनसीईआरटी में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इनके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट का धर्म कौन सा था? राष्ट्रकूट है वो हिंदू धर्म को माना करते थे। राष्ट्रकूट है वो हिंदू धर्म को माना करते थे, परंतु ये धार्मिक रूप से टॉलरेंट थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु हुआ करते थे। इनका जो रिलीजन कौन सा था? हिंदू था। इनका रिलीजन हिंदू हुआ करता था, परंतु धार्मिक रूप से ये लोग सहिष्णु थे, सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सभी धर्मों को इन्होंने संरक्षण दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। जैन मुनियों को तो इन्होंने दान भी दिया है, ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। भाषा की बात करें, इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा संस्कृत भी थी और कन्नड़ भी हुआ करती थी। प्रमुख भाषा कन्नड़ थी, परंतु कहीं कहीं जगह पर संस्कृत के उच्चारण भी देखने को मिल जाते हैं। तो दो भाषाएं, संस्कृत और कन्नड़ के उच्चारण देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख ग्रंथों की बात करें, प्रमुख ग्रंथ, तो यहाँ पे दिखता है एक ग्रंथ था कविराज मार्ग। यहाँ पे एक ग्रंथ था कविराज मार्ग। किसने लिखा था? ये अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में एक और ग्रंथ देखने को मिलता है नव साहस चरित, ये ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसे पुष्पन दंत द्वारा लिखा गया था। पुष्पन दंत एक किंग था, उसके द्वारा ये लिखा गया था नव साहस चरित। फिर एक कामसूत्र पर टीका, कामसूत्र एक ऑलरेडी ग्रंथ है, उस पर टीका लिखी गई थी। ये कामसूत्र पर टीका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी जैन धर्म का ग्रंथ था, उसके आधार पर इसे लिखा गया था कामसूत्र पर टीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके आर्ट के बारे में, राष्ट्रकूट के आर्ट के बारे में बात करते हैं, इनकी कला के बारे में बात करते हैं। अगर इनकी कला के बारे में बात करें, इनके आर्ट के बारे में बात करें, तो इन्होंने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया।
एलोरा गुफाओं के साथ साथ में इन्होंने एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर था? कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं में इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिरों के भी निर्माण करवाए थे। हिंदू मंदिरों का एग्जाम्पल है कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, याद रहेगा। कई जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, कांचीपुरम और पदकल जैसी जगह पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। कई परिस्थितियों का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनकी सेना की। हेलो जी बरविंद्र, हेलो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बरविंद्र जी, हेलो हेलो सर। सेना की बात करें तो इनके पास में पैदल सेना भी थी, घुड़सवार भी हुआ करते थे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। पैदल सेना थी, घुड़सवार थी, हाथी सेना थी, नौसेना भी हुआ करती थी। सेना की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती थी? सेना की नियुक्तियाँ वो सेनापति के द्वारा की जाती थी। और सेनापति है वो राजा के आधार पर चलता था। सेना को पैसे कहाँ से मिलते थे? तो वेटी और बल्ली कर लगा के एक कर लगाया जाता था। रविंद्र है, ओके 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 रविंद्र भाई। ठीक है, सेना को पैसे कैसे मिलते थे? तो सेना को देखो टैक्स लगाया जाता था। इस टैक्स से जो भी पैसे मिलते थे वो सेना को बांट दिए जाते थे। टैक्स कौन कौन से प्रकार के थे? हमने देखा था, वेटी था, बल्ली कर था, अलग अलग प्रकार के टैक्स थे। इनसे जो पैसे मिलते थे वो सेना में बांट दिए जाते थे। सेना को अचीवमेंट यानी उपलब्धियाँ दी जाती थी। सेना को सम्मानित किया जाता था। साथ ही साथ में इनको पुरस्कार भी दिया जाता था। ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिक थी। तो राष्ट्रकूट है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। राष्ट्रकूट के बारे में हमने डिटेल से बात करी है। राष्ट्रकूट कहाँ से आया था, राष्ट्रकूट के प्रमुख राजा कौन कौन से थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, आर्मी व्यवस्था कैसी थी, सब कुछ हमने राष्ट्रकूट के बारे में देख लिया है। अब ना तो आपको एनसीईआरटी में देखने की आवश्यकता है, ना आपको किसी और बुक में देखने की आवश्यकता है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हो, इसके पॉइंट को रट लेते हो, लिख लेते हो कहीं पे, तो आपको इसके बाहर कहीं राष्ट्रकूट के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं है। हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, परंतु इसके बियॉन्ड भी जाके डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है तो इसके बाहर भी जाके हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट एनसीईआरटी कंप्लीट करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमारा टारगेट है हमारा एग्जाम निकलना चाहिए। तो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, कुछ यहाँ पे शब्द बताए हैं, प्लीज़ उन शब्दों को याद कर लेना, रट लेना। ये जो शब्द बताए गए यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी चीज़ अवॉइड फिर भी कर लेना, परंतु इन शब्दों को छोड़ना मत। ये शब्द भूल गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये जरूर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक एक शब्द जो भी बताए हैं इनको प्लीज़ भूलना मत, सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। याद रहेंगे? तो आज की डिस्कशन में इतना था। कल किसके बारे में बात करेंगे? कल गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करेंगे और पाल वंश के बारे में बात करेंगे। फिर उसका हमारा जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ हम पूरी हिस्ट्री को ही डिस्कस करते जा रहे हैं। हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, साथ एनसीईआरटी के साथ साथ में हिस्ट्री को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, क्यों हमें बाहर कहीं भटकना ना पड़े, एक जगह ही हमको सारी चीज़ें मिल जाए। इसके नोट्स ही सारे बने हुए हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगी। नहीं मिलती है आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। डेली क्लास लाइव होती है, यूट्यूब पर भी लाइव होती है, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे और एप्लीकेशन पे लाइव होती है। तो आप चाहो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, और साथ ही साथ में करंट अफेयर डेली डिस्कशन होता है। टाइमिंग रहती है 8 बजे की, मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर, 1 बजे से हिस्ट्री, और शाम को 9 बजे ज्योग्राफी क्लास रहती है। डेली का डिस्कशन रहता है। हमारा टारगेट है कि सारी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद में पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी इकोनॉमी के बाद में सीसेट, सबके सब हम खत्म करेंगे, सबके सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के बारे को जाने वाला है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको ज्वाइन करने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नौकरी लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।